गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों कल क्लास में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आई थी। वो जो आगे आपको हो जाएगा अगली क्लासेस में कहीं न कहीं कंपैरिजन उसका आ जाएगा, इसलिए उसके हम आगे शुरू कर रहे हैं। और जो आपका थोड़ा प्रॉब्लम आई थी वो किसी न किसी अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ी सारी बातें रिपीट होती हैं आगे चल के। तो मैंने कल आपको शुरू किया था पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के साथ। तो कल मैंने आपको यहाँ से शुरू किया था कि पाकिस्तान आखिर में एनिमी क्यों है, पाकिस्तान हमारा एनिमी क्यों कहलाता है, कारण मैंने बता दिए थे। और उसके तमाम इतिहास हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से जरा सोच के देखो, एक इतना छोटा सा देश है और पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक कंटिन्यूअस वॉर में लगा हुआ है। मतलब इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। देखो बच्चों, वॉर दो प्रकार के होते हैं। तो पाकिस्तान पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक कॉन्टिन्यूअस पाकिस्तान हमारे खिलाफ एक छद्म युद्ध में लगा हुआ है, यानी प्रॉक्सी वॉर। तो अब ऐसी कंडीशन है कि जब प्रॉक्सी वॉर में कोई लगा होता है तो प्रॉक्सी वॉर का मतलब वॉर दो किस्म के होते हैं। एक तो आमने सामने चलते हैं और दूसरे पीछे रह के लड़े जाते हैं। तो प्रॉक्सी वॉर का मतलब लुक छिप के, कई बार जब क्लास वगैरह में अटेंडेंस देने में बच्चे प्रॉक्सी अटेंडेंस देते हैं। और प्रॉक्सी अटेंडेंस का मतलब होता है कि किसी के दूसरे बच्चे के स्थान पर खुद अटेंडेंस दे दे, प्रॉक्सी अटेंडेंस है। मान लो अपने दोस्त के नाम पर आप अटेंडेंस दे दे रहे हो, प्रॉक्सी अटेंडेंस है। तो वैसे क्या होता था प्रॉक्सी वॉर। और पानी आप दे दें थोड़ा सा, पानी नहीं। तो पाकिस्तान एक तरीके से हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है। यानी और प्रॉक्सी वॉर कैसे चल रहा है? आतंकवाद के द्वारा, टेररिज्म के द्वारा। इसलिए हमारे यहाँ की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में बाकायदा ये बात कही थी कि दुनिया में पाकिस्तान ने क्या किया है, आतंकवादियों को आगे बढ़ाया है। अच्छा, ठीक। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में टेररिज्म को आगे बढ़ावा दिया है। और ये टेररिज्म केवल इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन चुका है। आज आप देखते हैं पूरी दुनिया के लिए टेररिज्म एक बड़ा थ्रेट है। और अगर टेररिज्म एक बड़ा थ्रेट है तो उसका स्पॉन्सर पाकिस्तान है। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तानी बात बार बार कहता है कि इंडिया बदनाम कर रहा है हमें, इंडिया जानबूझ के हमें पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अगर पाकिस्तान, अगर ये ऐसा होता है तो देखो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर मारा गया। यानी आज भी चाहे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, कई ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो कश्मीर में काम करते हैं। और कश्मीर में काम करने के बाद फिर वो इंडिया के खिलाफ एजेंडा तय करते हैं, इंडिया के खिलाफ आतंकवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसलिए पाकिस्तान के साथ डील करना एक चैलेंज है। आप कहोगे सर ये बताओ, ठीक है एनिमी है, वॉर हो गया, और वैसे भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं झगड़े को उठाता रहता है। तो आप देखो कि पाकिस्तान के साथ इसी टेंडेंसी के कारण पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी डिस्प्यूट हैं वो सब बने हुए हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेद नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद हैं, डिस्प्यूट है। पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेद नहीं है, डिस्प्यूट है, विवाद है। और बच्चों डिस्प्यूट क्या है? अगर डिस्प्यूट आप देखोगे तो उसमें है सिंधु नदी जल संधि, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, डिस्प्यूट है सियाचिन, यानी डिस्प्यूट क्या है? इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। डिस्प्यूट है सियाचिन का, डिस्प्यूट है सरक्रीक का।
और ये जब आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया तो मानता है कि नहीं, कश्मीर हमारे इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया ने शुरू से कहा है कश्मीर उसका इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का कोर इशू है। इसका मतलब है, बात ध्यान सुनने की है बच्चों, जब कोई देश कहता है कि कोई मामला किसी देश का कोर इशू है, इसका मतलब है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, उस पर वो लड़ने तक को तैयार हो जाएगा, उस पर वो किसी प्रकार के समझौते नहीं करेगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पाकिस्तान कहता है कि वो कोर इशू है, कश्मीर क्या है, एक कोर इशू है। लेकिन इंडिया ऐसा मानता है कि सवाल ये है, इसलिए अब सवाल ये माना जाए कि क्या यही डिस्प्यूट मेन है, क्रीक, सियाचिन, कश्मीर। और पाकिस्तान तो कहता है कि कोर इशू, जब इंटरनेशनल रिलेशन में हम किसी कोर इशू कहते हैं, कोर इशू का मतलब ये होता है कि जिसके हल करने से के बाद ही बाकी संबंध नॉर्मल होंगे, तो ये कोर इशू है। जिसके होने के बाद ही बाकी संबंध आगे अच्छे हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि इतने सारे डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान के बीच में, और ये डिस्प्यूट आज के नहीं है, 70 साल के हैं, और जो डिस्प्यूट पहले थे वो आज भी ऐसे बने हुए हैं। इसका मतलब है कि सवाल है कि अब देखो बच्चों, आखिर में नेपाल के साथ हमारे डिस्प्यूट न के बराबर हैं। अब एक आध दो हैं तो कहने को वो डिस्प्यूट है नहीं। बांग्लादेश के साथ छोटी मोटी बातें हैं, और कभी कभी थोड़े मतभेद होते हैं, तो उतना वो विवाद नहीं बनता कि आम जनता में तलवार निकल जाए, एकदम भारत विरोधी भावना बन जाए, ऐसा कम होता है। थोड़े मोड़े विवाद होते रहते हैं, उसमें पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो केवल डिस्प्यूट है, 70 ईयर्स में केवल डिस्प्यूट ही चल रहा है। अब सवाल है कि इन सारे विवादों का मूल कारण क्या है। अब देखो, और कहीं ना कहीं सर्करी को छोड़ दिया जाए, इंडस रिवर वाटर, सियाचिन, ये सब विवाद कश्मीर से जुड़ता है। अगर सर्करी को छोड़ दिया जाए, सारे विवाद तो कश्मीर से जुड़ते हैं। इसलिए पाकिस्तान घूम फिर कर उन्हीं विवादों पर चलाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, सियाचिन, सर्करी देखने का मुद्दा बड़ा आसान है। भाई सीधी सी बात है, 1960 में सिंधु नदी जल संधि हो गई। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी 1960 में हो गई। इसमें इंडिया था, पाकिस्तान था, और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता थी। और इस इंडस रिवर वाटर ट्रीटी में हमने मान लिया था, समझौता हो गया कि भाई कुछ नदियाँ पाकिस्तान की है, तो इंडिया की नदी कौन सी है, क्योंकि इंडिया के लिए जो रिवर्स दी गई, तो और पाकिस्तान की रिवर्स दे दी गई। इंडिया के लिए क्या दिया गया, इसमें ब्यास, रावी, तो जो ब्यास है, रावी है, और पाकिस्तान को दिया गया सतलज, झेलम, और सतलज, झेलम और चिनाब किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को। बाकी ब्यास, और उसके बाद जो इंडिया की नदियां हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया की नदी को डिवाइड कर दिया गया। वह इंडिया के पास क्या रहेगा, पाकिस्तान के पास सिंधु, चिनाब और झेलम, ये पाकिस्तान की नदियां हो गई। और इंडिया के पास सतलज, रावी और ब्यास, ये इंडिया की नदियां हो गई। तो 1960 से बाकायदा 1960 से बाकायदा ये डिवीज़न हो गया। तब सवाल है कि आखिर में विवाद तो होना नहीं चाहिए। और जानते हो, पानी का डिवीज़न इसी तरीके से होता है, जितना भाग नदी किसी देश के हिस्से में बहती है, उतने उसके पानी पे हिस्से होते हैं। जितना किसी देश में रिवर का फ्लो होगा जिस टेरिटरी में, उतने पार्ट पे उस देश का पानी का हिस्सा होगा। इस वजह से आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो नदियाँ हैं, जो खास तौर पे जो इंडिया की रिवर्स हैं, सतलज, रावी और ब्यास, और जो पाकिस्तान की रिवर्स है, पाकिस्तान की जो नदियाँ हैं वो मूलतः कश्मीर से बहती हैं।
तो सिंधु का उद्गम तो तिब्बत में है और तिब्बत से बहती हुई जाती है कश्मीर, कश्मीर से पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान की नदियाँ मूलतः भारत से बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं, कश्मीर का मतलब इंडिया, अब भारत से बहते हुए पाकिस्तान जाएंगी तो उसमें भारत का हिस्सा भी रहेगा। इसलिए जब इंडस रिवर वाटर ट्रीटी हुआ था तो ये तय कर दिया गया था पाकिस्तान की नदी पर इंडिया का भी शेयर होगा 20%। पाकिस्तान की नदी पर इंडिया का भी शेयर 20% होगा, जबकि इंडिया की नदियों पर केवल इंडिया का ही पार्ट होगा। भारत की नदियां तो केवल भारत से बह रही हैं। तो समझौता हो गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान की नदियों पर इंडिया भी 20% वाटर का प्रयोग करेगा। लेकिन वो वाटर का प्रयोग कैसा होगा? वाटर का प्रयोग मतलब दो, कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर और नॉन कंजम्पशन, दो किस्म के वाटर होते हैं। पानी का दो किस्म का प्रयोग होता है, कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर एंड नॉन कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर। उपभोग यानी इसे कहते हैं तो कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर का मतलब होता है कि उपभोग योग्य प्रयोग। तो इसका मतलब है उपभोग योग्य प्रयोग, और नॉन कंजम्पशन का मतलब होता है गैर उपभोग योग्य प्रयोग। तो जो गैर उपभोग योग्य प्रयोग होता है वो कैसा होता है? जैसे हमने बैराज बना दिया, थोड़ा बांध बना दिया, या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिया। भाई पानी को हमने डाइवर्ट नहीं किया, पानी को हमने क्या किया, थोड़ा रिप्लेस कर दिया। एक होता है, और अगर हमने कहीं से नहर बना ली, वो कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर है। कैनाल बना लिया, हमने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर दिया, पीने के पानी को सप्लाई कर दिया, तो क्या होता है? कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर है। तो ये तय किया गया था कि पाकिस्तान को जो पानी मिलेगा वो केवल पाकिस्तान की नदियों पर मिलेगा। इंडिया को जो पानी मिलेगा वो पाकिस्तान की नदियों पर रहेगा, 20% शेयर रहेगा। और इंडिया उन नदियों पर पानी कैसा प्रयोग करेगा? नॉन कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर करेगा। यानी इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, क्योंकि जब भी हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम पानी वहाँ से लेते नहीं। फिर पानी को हमने रेगुलेट कर दिया, पानी को रोका, और एक स्तर पर पानी फिर उसी नदी में बह जाएगा। अब उसी संदर्भ में हमने क्या सोचा था, बुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट बना दिया जाए। यानी झेलम नदी में इतना पानी होना चाहिए जिससे कि कम से कम उतना प्रवाह उसमें होना चाहिए कि उसमें 3-4 फीट पानी गर्मी में रहे, जिससे नाव अगर गर्मी में चलती रहे। तो अब बैराज बनाकर क्या करते हैं, पानी को हम डाइवर्ट नहीं करते, पानी को रेगुलेट कर लिया, उसके बाद पानी वहीं बह गया। अब जब इतना क्लियर कट डिवीजन है और कहा भी गया है एक संधि में कोई डिबेट हो जाए, विवाद हो जाए, तो एक वाटर कमीशन बनेगा, इंजीनियर से मिलाकर एक ज्वाइंट रिवर वाटर कमीशन बनेगा। और ये आयोग जो जल आयोग है, ये लगातार ये बताता रहेगा कि आखिर में पानी कहाँ दिया जाए, कितना दिया जाए। इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि जो सिंधु नदी का जो विवाद है, अगर इसको अलग से हम देख लें, वाई देयर इज इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट, इस सिंधु नदी का विवाद क्यों है? पहला, वाई, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत इसका उल्लंघन कर रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है अब हमें भारत की नदियों पर भी पानी का हिस्सा चाहिए। अब ये अजीब सी बात है, भारत की नदियों पर पाकिस्तान को हिस्सा चाहिए। अब भारत की नदियां कौन सी है? रावी, ब्यास, सतलज। अब भारत की नदियों पर पाकिस्तान को शेयर क्यों चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान का अंतिमतः जाके नदियां इंडस में मिल जाती हैं, इसे हमें भी शेयर चाहिए। और
पाकिस्तान इस पर विवाद क्यों कर रहा है? पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान की नदियों पर भारत का कोई हिस्सा नहीं होता। यदि पाकिस्तान की नदियां हैं, द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नदियां कौन सी हैं? पाकिस्तान की नदियां कौन सी है? झेलम, सिंधु और चिनाब, ये पाकिस्तान की नदियां है। अब भाई पाकिस्तान की नदियां कश्मीर से होके जा रही हैं, तो डोडा में कहीं कश्मीर में छोटा मोटा बैराज बना दिया, क्योंकि संधि में कहा गया कि भाई हमें भी तो अधिकार होना चाहिए। और हमें कैसा अधिकार है? नॉन कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर। नॉन कंजम्पशन यूज ऑफ वाटर का ये अधिकार हमें है। तो पाकिस्तान का डिस्प्यूट क्या है? पाकिस्तान कहता है भारत की नदियों पर हमें भी पानी का हिस्सा मिलना चाहिए, जो 1960 में नहीं था। तो उससे पूछा गया भाई तो 1960 में क्यों नहीं बोला? तो उस समय अकल नहीं थी, अब हमें ज्ञान हुआ है। अब हम उसमें समझ नहीं पा रहे थे, अब देखो, अब जरा देखो बच्चों किस तरीके से पाकिस्तान ने फिर कह रहा है कि यहाँ भी, यहाँ भारत भारत कुल मिला के इन पर किसी भी तरीके का बांध न बनाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न बनाए, यानी बिजली संयंत्र न चलाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट न बनाए, भारत कोई बैराज न बनाए, यानी भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान का पानी छुए भी नहीं, क्योंकि भारत छू लेगा पानी तो पाकिस्तान का पानी गंदा हो जाएगा, पाकिस्तान का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। अब ये अजीब सी तर्क है। इसलिए बच्चों, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद बिल्कुल बच्चों जैसा है। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिस्प्यूट भी होता है, थोड़ा मेच्योरिटी के साथ होता है। और डिस्प्यूट मेच्योरिटी के साथ कैसे होता है? दो बच्चों को झगड़ा हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच कभी झगड़ा देखोगे तो आप लगेगा यार झगड़ा है किस बात का? जब 1960 में बाकायदा सब चीज़ को तय कर दिया गया, झगड़ा किस बात का है? लेकिन आप जानते हो, झगड़ा करना चाहे कोई कभी झगड़ा कर लेगा। भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा दो बच्चों जैसा झगड़ा है। वो बच्चों का झगड़ा आप जानते हो, एक बच्चे का बर्थडे था और वो बच्चा अपना बर्थडे मनाने गया, तो उसकी माँ ने कहा भाई अपने सारे दोस्तों को बोल दो बर्थडे में। तो बच्चे ने कहा नहीं, मैं सबको बोलूँगा लेकिन चिंटू को नहीं बोलूँगा। तो माँ ने बहुत समझाया, कोई बात नहीं बच्चे, जाके बर्थडे है सबको बोल देते हैं, सबको माफ़ कर लो, जाके बोलो। तो बच्चे ने चिंटू से जाके बोला कि चिंटू सुन, कल मेरा बर्थडे है, हिम्मत हो तो आ जाना। अब बच्चा सोचो, ऐसे पाकिस्तान में झगड़े चलते रहते हैं। अरे भाई जब सब बाकायदा डिमार्केटेड है, वाटर कमीशन, अच्छा विवाद भी हो जाए तो विवाद अगर मान लो पाकिस्तान कोई ऑब्जेक्शन है, तो पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है तो इसके लिए क्या है? यानी समस्या के समाधान का तरीका भी तो संधि में दिया गया है। समाधान का माध्यम कैसे है? कि देयर इज अ ज्वाइंट रिवर कमीशन, संयुक्त नदी आयोग होगा। एक ज्वाइंट रिवर कमीशन होगा, इसमें दोनों देश के इंजीनियर होंगे, बाकायदा नदी का सर्वे करेंगे। और अगर भाई देखो, अब बर्फ़ ही कम गिर रही है, पानी कम होगा, बरसात कम होगी, पानी कम होगा। अब ऐसा थोड़ी, पानी की जब पानी ही अवेलेबिलिटी कम है तो सबको शेयर कम मिलेगा। अब समस्या ये है कि भारत बरसात तो करा नहीं सकता, लेकिन अब अगर झगड़ा ही हमें करना है तो हम क्या कहेंगे? अगर पानी कम हो गया गर्मी में तो पाकिस्तान, भारत पानी पी रहा है। और हैरानी की बात, भारत से पूछा गया भाई क्या तुम पाकिस्तान का पानी पी रहे हो? भारत ने कहा अरे भाई हम तो 20% का यूज़ नहीं कर पा रहे, हम तो अपने लिए कुछ पानी का प्रयोग कर ही नहीं पा रहे हैं। हम तो कोई बैराज नहीं बना पाए 20 ईयर्स में, हम कुछ करी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंडिया कह रहा है हमने कुछ किया ही नहीं। इंडिया ने कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं। अब जरा सोच के देखो, अब पाकिस्तान का सारा पानी पी गया। इससे मामला, आप जानते हो कि पानी और ज़मीन का नहीं होता। अगर अभी सिंधु नदी डिस्प्यूट की बात आ जाए तो आप ऐसी बात कर सकते हो, लेकिन ये पानी और ज़मीन का मामला ही नहीं है। तो संयुक्त नदी आयोग का प्रावधान है, और मान लो अगर इसके बाद भी समाधान ना हो पाए तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। वी कैन अप्रोच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जाने की जरूरत नहीं है। सच पूछो और सही मायने में तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? आपस में बातचीत कर लिया जाए, डिप्लोमेटिकली हल कर लिया जाए। तो ये समाधान के तरीके हैं, संधि में लिखे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार नदी जल आयोग की बात नहीं मानता, आपस में बातचीत नहीं करता,
वो बार बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाता है और मामला ये बता रहे नहीं कि भारत पानी ले रहा है। बच्चों देखो, दूरगामी मामला समझो। पाकिस्तान ये बताना चाहता है, देखो पाकिस्तान बताना चाहता है कि भारत उसका विनाश कर देगा। पाकिस्तान में एक थीसिस है कि भारत पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं देखना चाहता, भारत पाकिस्तान का विनाश कर देना चाहता है। भारत पाकिस्तान में हो तो वहाँ पे तो मसूद अजहर मसूद अजहर ने कह दिया था कि भारत जल आतंकवाद पैदा करना चाहता है। हमने कहा अरे बावरे, ये जल आतंकवाद क्या होता है? तो कल के लिए दोस्तों को ही कह देगा सब्जी आतंकवाद। अरे वाटर टेररिज्म क्या होता है? अब ये भावना बढ़ाने के तरीके हैं। यानी बच्चों याद रखो, भारत पाकिस्तान के बीच जितने भी झगड़े हैं उनका मूल कारण इसका पानी जमीन नहीं है। अब मूल कारण मैं आपको बता दूं, भारत पाक आखिर में ये विवाद उठता क्यों है? क्योंकि सवाल ये है, विवाद उठता क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में सेना का प्रभाव। जो पाकिस्तान में सैनिक सरकार है वो कभी भारत साथ शांति, भाई पाकिस्तान में आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, अभी वहाँ पे शहबाज शरीफ पीएम है और आप कह रहे हो सैनिक सरकार है। अरे बच्चों, वहाँ पे तो सेना, देखिए अभी अभी तक सेना ने पाक इमरान खान को समर्थन दिया था और पाकिस्तान ने, अभी सेना ने क्या किया, इमरान खान को गोली कर दिया, इमरान खान बाहर। पाकिस्तान में आर्मी सबसे पावरफुल विंग है, जब तक आर्मी चाहती है तब तक रखती है, सरकार को भगा देती है। और जरा सोच के देख लो दोस्तों, पाकिस्तान की विडंबना, अभी कल आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा तो यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में एक रिपोर्ट वहाँ से जारी हुई है, कितनी कितनी संपत्ति बाकी देशों की यूएई में है, उसमें पाकिस्तान के तमाम शासक, सैनिक अधिकारी, उन सबके मकान और घर यूएई में है। यानी पाकिस्तान में दोस्तों सेना कितना प्रभाव क्यों है? देखो हमारे यहाँ एक अलग मामला है, पाकिस्तान में कभी आप जाओ और वहाँ पेट्रोल पंप को पूछो भाई पेट्रोल पंप का मालिक कौन है, तो पता चला कि रिटायर्ड जनरल फलाने हैं। फिर आप जाके देखो शॉपिंग मॉल का मालिक कौन है, तो कर्नल, रिटायर्ड कर्नल है। यानी पाकिस्तान में सारा बिजनेस आर्मी के हाथ में है, रिटायर्ड आर्मी के हाथ में। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है लेकिन है सच। अब जरा सोच के देखो। अब सवाल ये है कि कमाल की बात है यार, अब जहाँ सेना का बिजनेस इंटरेस्ट होगा वहाँ, और स्वाभाविक रूप में सेना ने क्या पैदा किया है, एक ऐसा मिथ पैदा कर दिया है कि सेना कमज़ोर हो जाएगी तो भारत पाकिस्तान को तोड़ देगा, सेना कमज़ोर हो जाएगी तो भारत पे हमला कर देगा। यानी भारत का एक भूत बनाकर, भारत का मिथ बनाकर वहाँ के हुक्मरानों ने लंबे समय तक पाकिस्तान पे शासन किया है। अब ये बड़ी स्ट्रेटजी है दोस्तों। इसलिए कई बार हम आपको बताते हैं, सत्ताधारी दल राष्ट्र के नाम पे अपने हित कर लेता है। और हकीकत की बात तो यह है कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान में 45 साल सेना का शासन रहा है और जब तक सेना का शासन नहीं रहा है तब तक वहाँ पे सेना पीछे से बैकअप करती है। इसलिए आज भी आप देखोगे, कहा भी जाता है कि पहले नवाज शरीफ को हटाया, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया, तो वहाँ आप शासकों के नाम देखो, जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल याहिया खान, मार्शल अयूब खान, ये वहाँ के राष्ट्रपतियों के नाम है, मार्शल, जनरल, कर्नल, आप देख लो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में सेना की सरकार होती है, सेना को भारत विरोध पैदा करना है, तो भारत विरोध पैदा करने के लिए कभी नदी का पानी होगा, कभी जमीन का मामला होगा, कभी कश्मीर का मामला होगा। जबकि जरा सोच के देखो, मुद्दा ये है बच्चों, अगर आप सोच के देखोगे तो मुद्दा तो ये है कि भारत में कभी भी लोकतंत्र, आप देखो भारत में भी, भाई लोकतंत्र में इतनी बड़ी देश में, भारत में तो 90 करोड़ मतदाता है सोचो, और 5 साल के बाद हम चुनाव भी करवा लेते हैं और सेना कोई दखल ही नहीं है। पाकिस्तान को इसीलिए एक आर्टिफिशियल एनिमी चाहिए, कृत्रिम शत्रु चाहिए। और आर्टिफिशियल का मतलब जो है नहीं, नहीं तो बच्चों पाकिस्तान गरीबी, बीमारी, भुखमरी से मर रहा है या भारत से मर रहा है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए याद रखना, किसी भी, यही यही बात हमने हर जगह बताई, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान, कहीं भी पॉलिटिक्स में झगड़े के कारण जमीन थोड़ी होता है बच्चों। और अगर पानी के झगड़ा ऐसे हम इंजीनियर की तरह हल करते तो पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ते? तो डिप्लोमेसी में तो माना जाता है पहला,
सेना का प्रभाव पाकिस्तान में, दूसरा यानी इन्फ्लुएंसिंग पावर ऑफ आर्म फोर्सेस, और दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान में एंटी इंडिया, पाकिस्तान की मूल पॉलिसी ही है भारत विरोध। देखो बाकी देशों में क्या होता है, कभी कभी भारत विरोध हो जाता है, बाकी देशों में मूल मामला, देखो कभी भी नेपाल में भारत विरोध हो जाएगा, कभी बांग्लादेश में हो सकता है, कभी कभी मौसम के हिसाब से हो जाता है। पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है भारत विरोध, यानी पाकिस्तान उसी के साथ जाएगा जो भारत का विरोधी रहेगा। चाइना, आप देखो पाकिस्तान हमेशा दुनिया में ढोल पीटता है, यानी पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा हर मंच पे उठाएगा। एक बार तो पर्यावरण की बैठक हो रही थी, वहां पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तो ये बात इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अगर कश्मीर का मुद्दा वहां पे उठा दिया गया है तो ये कितनी, और पाकिस्तान से पूछा गया, "ये भाई बताओ यार, ये पर्यावरण के मुद्दे पे कश्मीर का क्या मतलब है?" पाकिस्तान का ना भाई, पर कश्मीर से यानी उसने कह दिया कि दुनिया में पर्यावरण की समस्या भी कश्मीर के कारण है। कैसे? क्योंकि हिमालय है कश्मीर में, वहाँ सेनाएं तैनात हैं। अब जो वहाँ सेना तैनात रहेगी तो वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और सेना क्यों तैनात है? क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। उन्होंने कहा वाह यार पाकिस्तान, तुम्हारे तो लॉजिक ही कमाल के हैं। यानी पाकिस्तान के तर्क ऐसे हैं कि जैसे जैसे एक व्यक्ति दोनों हाथ में घड़े लेके जा रहा था, भाई इस हाथ में भी पानी है, इस हाथ में पानी है, और सामने कोई महिला दिखी, उसने कहा अब तुम मुझे छेड़ोगे। उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई कैसे मैं छेड़ूंगा, मेरे दोनों हाथों में तो घड़े हैं, मेरे दोनों हाथ एंगेज हैं। और महिला ने क्या किया, उसकी पहले एक मटर मटकी फोड़ दी, उसने कहा देखो अब तुम्हारा एक हाथ खाली हो गया, अब तुम मुझे छेड़ोगे। तो पाकिस्तान की कहानी दोस्तों ऐसी है, तो बताते हुए हंसी आती है, कहते हुए भी हंसी आती है, लेकिन अब ये पड़ोसी है, क्या किया जाए। यानी पाकिस्तान को कभी सरक्रीक चाहिए, कभी अभी सरक्रीक आगे आपको बता देंगे। इसलिए दोस्तों सरक्रीक आ जाए तो केवल ये लिख दोगे कि बाउंड्री कहाँ है, ये अरे समुंदर है, पहाड़। हकीकत की बात यह है कि भारत पाकिस्तान तो कमाल करते हैं यार। तो झगड़ा ये कारण है एंटी इंडिया अप्रोच, यानी मामला पानी का नहीं है। अब आप जानते हो पानी के बहाने पाकिस्तान ये थीसिस फैलाता है कि भारत, देखो भारत इतना जालिम देश है कि पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहा है। अब जानते हो कि आम आदमी के मन में भाई कैसी भावना बैठ जाती है। और दोस्तों कभी कभी एक मूवी देखना, हैप्पी भाग जाएगी, उसमें पाकिस्तान की जनता का मनोविज्ञान जो दिखाया गया है, तो हैप्पी भाग जाएगी का सीक्वेंस ऐसा है कि हैप्पी को ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति लाहौर गया, भारतीय व्यक्ति, क्योंकि हैप्पी भारत से भागी थी। तो भारत से अमृतसर से कोई व्यक्ति लाहौर गया और ये पता चला कि अमुक व्यक्ति के पास उसका एड्रेस है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको खूब शराब पिला दी, और जब वो शराब पी के लगभग बेहोश हो गया तो भारती ने कहा भाई ये बताओ तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। इसका मतलब वो हैप्पी का एड्रेस पूछना चाहता है, हैप्पी है कहाँ। उस पाकिस्तानी व्यक्ति ने कहा भाई कश्मीर के अलावा कुछ भी मांग लेना तुम। यानी इसका मतलब है जो व्यक्ति नशे में है, जो उस व्यक्ति को अपना होश नहीं है, वही कश्मीर नहीं बोल पा रहा है। ये पाकिस्तान का मनोविज्ञान है। तो पाकिस्तान में एक थीसिस पैदा की गई है कि भारत उसका विनाश कर देगा, भारत उसके टुकड़े कर देगा। अब आप देखो, अब वहाँ इमरान खान से आपस में लड़ रही है, पीओके मर रहा है। अरे भाई जहाँ गरीबी में ज़्यादा हो जाएगी, भुखमरी ज़्यादा हो जाएगी, खाने के पैसे नहीं मिलेंगे, तो अब वो देश आपस में लड़ेगा। अब उसमें इंडिया क्या लेन देना है। लेकिन अब भारत विरोध पैदा करना है, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए तो भारत ने पैदा कर दी, पाकिस्तान में सूखा आ जाए तो भारत ने पैदा कर दिया। इससे बच्चों मूल मुद्दा क्या है, और पाकिस्तान की यही नहीं है, पाकिस्तान का एक तरीके से अब भारत विरोधी में उसने इतना पैसा खर्च कर दिया है। मेरे बच्चे बात ठीक है, देखो फॉरेन पॉलिसी हम बताते हैं कि दूसरे का नुकसान करना चाहिए, लेकिन अब कोई बच्चा क्या कर रहा है, खुद नहीं पढ़, भाई ठीक है अपने पढ़ो, दूसरे को फेल करवाओ तो ठीक है। अब पीटी आ गया तो अपने से अच्छे से पढ़ते रहो, और दूसरे के कमरे में जाके गंदी गंदी मैगजीन डाल दो कि वो उसमें इंगेज रहता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन अपने तो पढ़ रहे हो।
अगर पाकिस्तान अपना भला करके हमारा नुकसान करता है फिर समझ में बात आती है। उसने सारी ऊर्जा हमारे नुकसान में लगा दी है। तो दोस्तों ये तो फॉरेन पॉलिसी में अच्छी बात नहीं होती। विरोध के लिए विरोध करना नहीं होता, राष्ट्रीय हितों के लिए विरोध करना होता है। तो केवल विरोध के लिए विरोध किए जाओगे फिर तो बात नहीं बन पाएगी। पाकिस्तान ऐसा कर लेता है क्योंकि इसलिए, और पाकिस्तान क्या करता है हमेशा भारत की बराबरी करने का प्रयास करता है। और आप जानते हो भारत की बराबरी वो अकेले कर नहीं पाता, तो कभी चीन का समर्थन लेगा, कभी चीन का साथ लेगा, यानी पैरिटी विथ इंडिया। कभी उसने अमेरिका का साथ लिया, चीन का साथ ले रहा है। अब आप देखोगे जिस जमीन के लिए हमसे लड़ रहा है वही जमीन उसने चीन को ट्रांसफर कर दी है। अभी कमाल की बात है। दोस्तों ये आपको मूल मुद्दा है। और होता क्या है कि पाकिस्तान में देखो, देखो इंडिया का, देखो डेमोक्रेसी क्या फायदा होता है बच्चों। हमारे यहाँ गरीब से गरीब आदमी सत्ता में पहुंच गया तो पता लग, राजभर ने अपनी पार्टी बना ली, जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी बना ली। ये डेमोक्रेसी कितना बड़ा फर्क होता है। गरीब आदमी को भी शिखर पहुंचने का मौका मिल जाता है, चुनाव लड़ लेगा वो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। और हमने बांग्लादेश के समय तथ्य बताया दोस्तों, फैक्ट है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी आगे निकल गई पाकिस्तान से। पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और हकीकत की बात यह है कि जितना सिंधु नदी का पानी है वो सारा सिंधु राज्य पी लेता है। उसके बाद वो पंजाब, उसके बाद जो हिस्से से हिस्सा मिलता है पंजाब, पंजाब खत्म कर लेता है। और वहाँ पे जाते जाते बलूचिस्तान में जाते तो पानी रहता ही नहीं। अब जब पानी सारा पंजाब ले लेगा, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, वहाँ भी पंजाब है, तो बलूचिस्तान को पानी मिलेगा नहीं। इसलिए अब देखोगे पूरे पाकिस्तान में सेना के लोग, प्रशासन के लोग, मूल तो एक ही प्रांत से हैं, वो है पंजाब। बलूची इसीलिए, जो बलूचिस्तान के लोग हैं अभी अभी हल्ला मचाते रहते हो, कहते भाई हमें क्या मिला बताओ। और पाकिस्तान कुल मिला के पूरी दुनिया की जनमत को ये बताना चाहता है कि भारत उसका पानी रोक रहा है। तो आप समझ लो भारत हमारे साथ कैसा काम कर रहा है। ये झगड़े का मूल कारण है दोस्तों, झगड़े का मूल कारण ये है। अब दूसरी बात कि क्या, कई लोग कहते हैं क्या भारत भी पाकिस्तान का पानी बंद कर दे। दोस्तों ना पानी बंद करना चाहिए ना हम बंद करेंगे, क्योंकि हमारा झगड़ा पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं है। अरे जैसे दुनिया में दोस्तों हमें हमें गलतफहमी क्या होती है, कई बार लोग सोच लेते हैं कि पाकिस्तान का हर आदमी आतंकवादी है। ना बच्चे, अरे आतंकवादी किसी भी समाज में एक दो लोग होते हैं। न किसी समाज में सब लोग साधु होते हैं, न आतंकवादी होते हैं। साधु भी 1% होते हैं और आतंकवादी भी 1% होते हैं। ऐसा हम ना सोचें। और दूसरी बात हमने आपको याद दिला दें, अगर हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे तो उन्हें बांध कैसे बना पाएंगे, हिमालय में पानी रोकेंगे कैसे, पहले ये बताओ। रोक नहीं पाएंगे। मान लिया रोक ही दिया तो चाइना हमारा पानी रोक देगा, चाइना हमारा पानी रोकेगा। इसलिए सवाल ये है कि हम हमेशा ही बातचीत का मामला करते हैं, बातचीत से समाधान देते हैं, हम जीरोफोबिक नहीं होते बच्चों। अच्छा दूसरा झगड़ा, अब इसका मतलब है झगड़े का मूल कारण एक ही है बच्चों, चाहे क्या सरकरी क्या सियाचिन, झगड़े का मूल कारण एक ही है। तो हमने बता दिया पहला झगड़ा क्या है, सिंधु नदी। अब सियाचिन की बात कर दें आपको, सियाचिन का मामला क्या है। और फिर अब आप तो समझ ही गए हो झगड़े का सारा मामला क्या होता है। झगड़े का सारा बेसिक कारण तो मैंने बता दिया, वो चाहे सियाचिन हो, सरक्रीक हो, कश्मीर हो, मामले एक ही जैसे होते हैं। अब देखोगे अगर आप देखना चाहो कि सरक्रीक का मामला, सियाचिन का मामला क्या है, तो मैं देख रहा हूँ बच्चों। अच्छा मैं थोड़ा सा मैप दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि मैप इसमें थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं मैप का को दिखा देता हूँ, जो मैप है गूगल का।
देखो बच्चों, ये है सियाचिन का मामला, ये सियाचिन का मैप है। यानी अब देखो, अभी जियो पॉलिटिक्स है। अब ये मामला सियाचिन का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है, भू राजनीति का। तो आप हमेशा चीज़ों को लंबे दायरे में देखा करो। देखो, सियाचिन और सरक्रिक का मामला केवल ये है, जब भारत पाकिस्तान के बीच में जब भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई, तो देखो दो जगह रेड क्लिफ लाइन नहीं खींची जा पाई क्योंकि टेरेन बहुत टफ था। दो जगह हम रेड क्लिफ लाइन नहीं खींच पाए, पहला सियाचिन पे, दूसरा सरक्रिक पे। सरक्रिक ही नहीं, गुजरात गुजरात और जो पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पे कच्छ वाला क्षेत्र है, दलदली ऐसा है। सरक्रिक एक ऐसा क्षेत्र है, यानी सरक्रिक है, सियाचिन है। ये मूलतः एक ऐसे टेरेन को बताता है, दुनिया बहुत डिफिकल्ट है। यानी भाई कुछ जगहें होती हैं जहाँ खेती कर सकते हैं, रह सकते हैं। कुछ जगह होती है जहाँ ना तो आप खेती कर सकते हैं, रह सकते हैं, आवागमन मुश्किल है। अब सियाचिन पे इतना यानी यानी 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई है। यानी समझ लो कि जहाँ पे 10-10 20-20 फुट बर्फ गिरती है, ऐसी क्षेत्र में सीमा विवाद होना अपने आप में चौंकाने वाला है। क्योंकि देखो, ऐसी जमीन के लिए हम लड़े जिसमें रह सकते हो, वो तो बात समझ में आती है। खेती कर सकते हो, मिनरल्स हो जाए, बात समझ में आती है। लेकिन पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि नहीं नहीं, एक और भी महत्व है जमीन का, जियो पॉलिटिक्स। तो मामला क्या है? अब देखो, जियो पॉलिटिक्स क्या है। यानी याद रखा है, जो सियाचिन का जियो पॉलिटिक्स वही लिपुलेख का है, नेपाल के साथ। मामला एक ही है। यही डोकलाम के साथ है, चीन के साथ। तो खास तौर पे तीनों में कॉमन पॉइंट देखोगे, तीनों इंडिया, चाइना, इंडिया चाइना दोनों बॉर्डर अगर आ जाते हैं तो हमारा मामला डिफिकल्ट हो जाता है। डोकलाम में इंडिया चाइना भूटान, लिपुलेख में इंडिया चाइना नेपाल, और सियाचिन में इंडिया चाइना पाकिस्तान। तो अब जानते हो चाइना के साथ हमारी तनातनी है। यानी मामला देखो, यही तीनों तीनों का जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस एक है। क्यों? क्योंकि अब बच्चों देखो, मामला यह है कि चाइना चाइना ने पहले ही, पाकिस्तान ने क्या किया है, जो इस सक्शगाम घाटी है, ये पाकिस्तान ने पहले चाइना को दे दिया है। चाइना पाकिस्तान, यानी कश्मीर का भाग तो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। कमाल की बात आप देखोगे, आप कहोगे सर गिफ्ट में दे दिया, तो हाँ भाई गिफ्ट में दे दिया, पाकिस्तान है, बस किसी कुछ दे सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी ये है कि कभी भी, अब आप देखोगे, कभी भी जो सियाचिन का एरिया है, ये 9840 एनजे, जहाँ पे सीमा रेखा तय की गई थी 9840, उसके आगे सियाचिन का सीमा रेखा तय नहीं की जा पाई। अब इंडिया कहता है कि भाई सियाचिन की सीमा रेखा क्या है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी तो इंडिया को ज़्यादा पार्ट मिल जाएगा। पाकिस्तान कह रहा है ऐसे जाएगी, मामला ऐसे ही फंसा हुआ है। यानी ये NJ9840 है, पाकिस्तान कह रहा है कि ये सीमा होनी चाहिए, इंडिया कह रहा है ये सीमा होनी चाहिए। और इसी के बीच में लगभग 80 किलोमीटर का सियाचिन का एरिया है। सियाचिन दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया में अंटार्कटिका के बाद अगर सबसे बड़े ग्लेशियर में एक बात देखी जाए तो सियाचिन है। इसका मतलब है, अगर सोच लो सियाचिन पर आप पहुंच जा रहे हो तो 16 हज़ार फीट है, इन लगभग जहाँ पे एरोप्लेन उड़ता है, इतनी ऊंचाई है। और सियाचिन में, और मामला इतना ही नहीं है, 1962 के वॉर के बाद पाकिस्तान, चाइना ने क्या किया है, इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादातर क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया है। इंडिया इंडिया के दर्रों पर। और देखो बच्चों, हिमालय वगैरह में, पहाड़ों में पासेस का बड़ा इंपॉर्टेंट, पासेस का मतलब दर्रा, दर्रा का मतलब सड़क, निकलने का रास्ता। अब कोई उत्तराखंड में जाओ, हिमाचल में जाओ, देखो रास्ता घूम घूम के जा रहा है। इसका मतलब एक भी रास्ता आपको ना मिले तो, एक आपको रास्ता ना मिले तो आगे का 200 किलोमीटर का हिमालय बेकार हो जाएगा। अरे जाओ कैसे अब? इसे पहाड़ों में सड़क बनाना, प्रवेश करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए बच्चों देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, कश्मीर तक रेल लाइन ले जाने में पसीने छूट जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आवागमन के रास्ते दुर्गम होते हैं, और वहाँ दर्रों का बड़ा महत्व होता है। तो आज भी काराकोरम दर्रा जो हमारे पास ये है, काराकोरम दर्रा, और कारक देखो, सियाचिन का जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, राइट में क्या है, सियाचिन, ये चाइना ने कंट्रोल कर लिया है और हमारा ही भाग है दोस्तों। अब कमाल की बात है। अब इसमें अब कह लो नेहरू जी की शांतिवादी नीति थी,
चाइना लेकर उड़ गया अक्साई चीन। और हकीकत की बात यह है कि अक्साई चीन पे जब चाइना ने सड़क बनाई, तब हमको पता चला कि भैया हमारे ही कोई लंगोटी पींच के खींच लेके चला गया, हमें पता ही नहीं है। यानी बच्चों, इधर चाइना ने खींच लिया, इधर पीओके, इधर पाकिस्तान ने ले लिया। कश्मीर के 2 टुकड़े तो 2 जगह चले गए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके, जहाँ गिलगित बाल्टिस्तान है। यानी हमारे ऊपर के 2 मुंडी कट चुकी है बच्चों। अगर ऐसा मैप आपको दिखा दें, आपको खराब लगेगा। जैसा मैप हम दिखाते हैं वो मैप हमारे कब्जे में है नहीं, क्योंकि बच्चों आप जानते हो जमीन का केवल रजिस्ट्री कराने से जमीन नहीं हो जाती, जमीन पे कब्जा भी चाहिए। जमीन की रजिस्ट्री हमारे पास है और पता चला मकान किसी और का बना हुआ है, वही जिसने मकान बनवा लिया है, मकान तो उसका हो गया। कई बार आप देखोगे बच्चों, इसे कहा भी जाता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कई बार शांतिवादी नीति होने का बड़ा नुकसान हुआ है। अरे भाई, किसी की जमीन छीनो मत यार, तो अपनी बचा भी तो लो। अपनी बचा तो लो यार। पता चला कि अब अब इतने शांतिवादी बन गए कि गांव के लोग कह रहे हैं भैया आप बहुत शांतिवादी हो, तब कर लो, ये भी जमीन ले लो, ये भी पेड़ ले लो, और बाद में सड़क पे आ गए। अरे ऐसी प्यार मोहब्बत से क्या जरूरत है बच्चों। इसलिए बच्चों याद रखना, ये सब जवानी में बड़ी गलतियां होती हैं, बच्चे देवदास बन जाते हैं। सबको सब कुछ दे दिया, अपने खुद ही सड़क पे आ गए। तो ये जियो पॉलिटिक्स से बच्चों सोचो हमारे सिक्योरिटी कितना बड़ा मामला है। इधर अक्साई चीन ने ले लिया, अक्साई चीन पठार है। मैप में आप देखोगे ऐसा लगेगा अक्साई चीन बहुत ऊपर है और सियाचिन नीचे है। हकीकत में सियाचिन बहुत ऊपर है। मतलब अक्साई चीन की ऊंचाई कितनी है? 4 से 5 हज़ार फीट। सियाचिन की ऊंचाई है 15-16 हज़ार फीट। दोनों फर्क होता है। और हकीकत की बात ये भी है, अगर ये रास्ता हम छोड़ दें, बीच का रास्ता, इधर से चाइना, इधर से पाकिस्तान, दोनों इधर से हाईवे बना लेंगे। ये काराकोरम हाईवे है, ये काराकोरम दर्रा है जो हमारे कंट्रोल में है। और जैसे हमने थोड़ा ग्रिप इधर लूज किया और पाकिस्तान और चाइना इसी दर्रे से होकर सीधे पीओके और अक्साई चीन को मिला लेंगे, और हमारे ऊपर फिर वो डांस करेंगे हमारे सर पे, यानी हमारी छाती पर मूंग दे लेंगे बच्चों। इसलिए कई बार ये बड़ा ध्यान देने की बात है। कहा भी जाता है कि हमने अपने दरिया दिली में कितना नुकसान कर दिया बच्चों। ऐसा एग्जाम में मत लिख देना, लेकिन कई बार आप देखोगे यार इससे तो मामले हो गए। अभी मामला क्या है, अब जरा हम देखें कि आखिर में सियाचिन में अभी इसका महत्व क्या है और क्यों ये विवाद बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो बात बड़ी स्पष्ट है। देखो फिर वही बात आ जाएगी, सियाचिन। और देखो इसीलिए, मान लो एक आध क्लास में कोई आवाज आवाज नहीं है तो चिंता मत करो, आगे चल के फिर रिपीटिशन होगा। अरे पानी का झगड़ा अगर हमने पाकिस्तान साथ बता दिया तो और भी अप्लाई कर सकते हो। यानी पाकिस्तान को एक तरफा छूट नहीं देंगे, बांग्लादेश को देंगे, खत्म बात है। क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंकवाद फैलाता है तो उसको एक तरफा छूट नहीं देंगे। हसीना हमारे लिए जान देने को तैयार रहती है तो उनको हमें सब कुछ छूट देंगे। यही तो कंपैरिजन है। और जो मामला काला पानी का है, काला पानी मतलब आप जानते हो कि लिपुलेख दर्रा, डोकलाम, सियाचिन, सबके जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एक जैसे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें एक जैसी आती हैं। कैसे? अब देखो सियाचिन, इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है? वाई सियाचिन इज वेरी इंपॉर्टेंट? व्हाट इज जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सियाचिन? अब देखोगे सियाचिन का भू राजनीतिक महत्व क्या है, जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? तो बात स्पष्ट है कि सियाचिन का जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, ये पहला, यह यह अक्साई चिन और पीओके के बीच स्थित है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच है। इट इट इज लाइंग बिटवीन अक्साई चिन
एंड यूके। दूसरी बात इट इज वेरी क्लोजर इट इज क्लोजली लोकेटेड टू काराकोरम राजमार्ग, काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास। और तीसरा, आप जानते हो कि इसका मतलब है कि, और तीसरा बहुत ऊंचाई पर है, और आप ये जियो पोलिटिकली स्ट्रेटजिकली जो चीज़ ऊंचाई पर है वो हमेशा फायदेमंद है। इसे मैं पहले बच्चों से कहा था, अगर कभी मकान उकान कहीं रहना हो, थर्ड फ्लोर पे रहना, थर्ड फ्लोर पे रहने पर हमेशा आपको ये एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ग्राउंड फ्लोर रहो में पता ही नहीं चले कौन मारपीट के चला गया। अरे थर्ड फ्लोर पे रहोगे तो वहाँ पे ईंट पत्थर जो भी रखोगे फेंक दोगे। तो बच्चों, और यही जियो पॉलिटिक्स है। एक बार तो मैं किसी घर पे गया टॉप फ्लोर पे, तो टॉप फ्लोर पे उन लोगों ने सारे टॉप फ्लोर पे ईंट पत्थर सब रख रखे थे। हमने कहा भाई ये सब क्या रखा है? अरे उन्होंने कहा सर आप ही तो बताते हैं जियो पॉलिटिक्स, कभी नीचे से कोई दुश्मन आ गया तो हम क्या करेंगे? हमारे लिए नीचे वाला बंदूक से वो काम नहीं कर सकता जो ऊपर वाला ईंट से काम कर सकता है। इसलिए सियाचिन क्या है, ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इट इज ऑन द हाइट, इट इज लोकेटेड ऑन द, जो हाइट पर है इसका मतलब है कि अगर हमारा सियाचिन पर कब्जा होगा, आसपास की सारी बातों पर हम नज़र रखेंगे। भाई कभी कोई आर्मी का इन्वेजन होगा, सेना का प्रभाव होगा, तो हम सब नज़र रखेंगे उस पर। इसलिए तो राजा महाराजा किले क्या करते थे, इसलिए राजा महाराजा के किले स्वाभाविक रूप में बहुत ऊंची जगह पे होते थे, जो नीचे से आने वाले लोगों को तुरंत देख लेते थे। इसलिए सियाचिन का बड़ा जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस है। और आप तो देखो बच्चों, ये तो अपने आप में सियाचिन का एक बहुत इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंटल, यानी अंटार्कटिका के बाद दुनिया का इतना बड़ा ग्लेशियर। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो आप देखो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस, भाई याद रखो। इसीलिए दोस्तों, हमारे पूर्वज बड़े बड़े ही होशियार थे। उनको इन्वायरमेंट का इतना ज्ञान था कि उन्हें उनको पता था कि लोग लड़ेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट बर्बाद होगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि भैया हिमालय पे मत जाना, वहाँ भगवान शंकर बैठे हुए हैं, और बिला वजह वहाँ तमंचे पर डिस्को मत करो। यानी यही तो इन्वायरमेंटलिज्म बच्चों, जो पश्चिम को बाद में समझ में आया। आजकल तो लोग जो मॉडर्न एज के लोग हैं, वो कहते नहीं हम एवरेस्ट पे चढ़ेंगे। अरे भाई एवरेस्ट पे चढ़ के क्या करोगे यार? अरे आप देखोगे, इसीलिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। अभी मामला अलग है। अगर सोच के देखो, जहाँ जिस हिमालयी रेंज पे, जिस सियाचिन पे ह्यूमन मूवमेंट होना ही नहीं चाहिए, अब हमने सेना तैनात कर रखी है। अब ये, और ये भी इतना ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान ने दुनिया में कमाल कर रखा है। हमने दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है कि हम जितनी ऊंचाई पे लड़ रहे हैं, ये हम पानी में लड़ रहे हैं सर क्रीक, हिमालय पर लड़ रहे हैं सियाचिन, जमीन पर लड़ रहे हैं पाकिस्तान। कमाल की बात है यार। मतलब पाकिस्तान इंडिया का एक क्लासिकल मामला है। मैं समझ नहीं पाता इसमें कटप्पा कौन है और बाहुबली कौन है। तो कटप्पा बाहुबली वाली लड़ाई हो गई है। तो जहाँ छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और अब देखोगे लद्दाख में आने वाली बड़ी सारी नदियों का स्रोत ये है। तो ये इसका जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे हुआ क्या था बीच में मामला, पहले तो नो मैंस लैंड था भाई। बात हमने बता दिया सीधा, NJ-848 के आपके विवाद तो बड़ा सिंपल सा है, लाइन इधर का लाइन उधर का, लेकिन इतनी बात तो होती नहीं। तो अब जब याद रखो पाकिस्तान में 80s के में 1985 के आसपास पाकिस्तान ने सोचा सियाचिन हम कब्जा कर लें, और उसमें क्या माउंटेनियर्स को यानी पर्वतारोहियों को आगे बढ़ाना शुरू किया। भारत ने फिर ऑपरेशन मेघदूत किया वहाँ पे, और 85 के बाद से ही सियाचिन पर हमारे जवानों को तैनात कर दिया गया। और अब बच्चों देखोगे, यहाँ पे जो जवान तैनात हैं वो लड़ नहीं पाते। ये लड़ने कंडीशन नहीं, AK-47 को आप पहले पानी में गर्म करो तब तो खटखुट खटखुट करेगी। जो यहाँ के लोगों को चश्मे और कपड़े आते हैं वो कहाँ, स्वीडन फिनलैंड नॉर्वे से आते हैं।
यानी हकीकत की बात यह है बच्चों, जितना सियाचिन पे हम पैसा खर्च करते हैं उतना पैसा काट दिया जाए तो हिंदुस्तान की शिक्षा का 1 साल का बजट हो जाएगा। लेकिन थैंक्स टू पाकिस्तान। और यार सोच के देख लो, हम तो झोल झेल भी जाते हैं, अब पाकिस्तान जैसा छोटा राज्य कैसे झेलेगा भाई। और वहां तो सियाचिन में आपने देखा होगा गोलीबारी, आपने कभी सुना है कि सियाचिन में गोलीबारी होती है? गोलीबारी नहीं होती, वहां तो लोग मौसम से मारे जाते हैं। इसके बावजूद हम लड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब सवाल ये है कि फिलहाल आखिर में मुद्दा क्या है। आप याद रखना बच्चों, मुद्दा सियाचिन का नहीं है। मुद्दा ठीक वही है जो मैंने पहले बता रखा है, चाहे सर क्रीक हो सियाचिन हो, मुद्दा क्या है? ये मेन मुद्दा क्या है? ये। और मेन मुद्दा सियाचिन का नहीं है। सियाचिन के बहाने पाकिस्तान लगातार किस पे क्लेम कर रहा है? कश्मीर पर। सियाचिन के बहाने लगातार पाकिस्तान कश्मीर पे क्लेम कर रहा है। तो सियाचिन तो मगर महज बहाना है बच्चों। तो कश्मीर पे क्लेम करता रहता है, कोई न कोई झगड़े पैदा करता रहता है। कारगिल 1999 में कारगिल अतिक्रमण इसीलिए किया गया था कि पूरा कश्मीर से लद्दाख के लेह के जो हाईवे उसी को काट दिया जाए। यानी इंडिया के हाथ में लद्दाख ही नहीं रहेगा। अब जब लद्दाख नहीं रहेगा तो कैसे फिर सियाचिन तो सीधे पाकिस्तान का हो जाएगा। तो पाकिस्तान लगातार कोई न कोई जुगाड़ करता रहता है। इसलिए बच्चों, सर क्रीक हो सियाचिन हो, सारे विवाद के कारण ये है। अब आप एक ही विवाद कारण है। आप पूछोगे सर ये बताओ, जियो पॉलिटिक्स का महत्व ज़्यादा होना चाहिए या इन्वायरमेंट का? आप ये पूछोगे कि जियो पॉलिटिक्स का महत्व होना चाहिए या इन्वायरमेंट का? तो स्वाभाविक रूप में अब देखो दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो जियो पॉलिटिक्स का ही महत्व ज़्यादा होता है। अब इन्वायरमेंट का महत्व होना चाहिए, इन्वायरमेंट एक बड़ा थ्रेट है। लेकिन सवाल है बच्चों, अगर पूरी दुनिया में पूरी कुएं में भांग पड़ी हुई है तो पता चला कि मैं सोचूं कि भांग से दूर रहूंगा तो कैसे हो सकता है। यानी पूरी दुनिया मारा मारी चल रही है, देखो यूक्रेन से लेके चाइना तक, हमारे आसपास दो दुश्मन। अब ऐसे कंडीशन में हम सोचे केवल हमारे पर्यावरण रक्षा करने से बात बन जाएगी तो कैसे बनेगी? नहीं तो आप कहोगे सर समाधान क्या है? देखो बच्चों, सियाचिन का समाधान क्या है? एक तो कम से कम ठीक है, अगर ये न तय हो पाए कि सीमा रेखा किसकी है, भाई हम ये तय न कर पाए कि आखिर में किसकी सीमा है। अरे सीमा के बारे में तय करें, डीमिलिटराइजेशन तो कर लें, सेना तो हटा दें। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो ये है, सेना हटा दें। ये सवाल ये है। अब इतना भी करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान पर भारत भरोसा करने को तैयार नहीं है। अब भरोसा करने को तैयार नहीं है, इसलिए मामला जिसका तस बना हुआ है। यहाँ पे भी सियाचिन भी अपने आप में चैलेंजिंग बना हुआ है। उसके बाद देखोगे सर क्रीक, अगर आप सर क्रीक पर आओ तो मामला फिर वहाँ पे तो जैसे सियाचिन का मामला है वैसे ही सर क्रीक का मामला है। आपको जरा बस फर्क कितना है बच्चों, बस फर्क कितना है कि सियाचिन सियाचिन पहाड़ में है और सर क्रीक इधर प्लेन में है। अन्यथा मामले तो लगभग एक ही जैसे हैं। सर क्रीक सियाचिन का मामला तो मूलतः एक ही जैसा है। देखो, इसलिए हमने बता दिया कि मेन कारण तो डिस्प्यूट के एक ही होते हैं, बाकी सब पानी जमीन ये सब तो सब बहाने हैं। ये सब केवल बहाने हैं। यानी आप याद रखो, देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। पड़ोसी के साथ डिस्प्यूट क्यों होता है? पड़ोसी के साथ डिस्प्यूट क्यों होता है? क्योंकि मामला पानी का नहीं है, मामला जमीन का नहीं, मामला आधिपत्य का है, अविश्वास का है। मेन मामला होता है कि पड़ोसी पर मैं दबा दूंगा। दूसरा मामला क्या होता है? अविश्वास। इसका मतलब हमें पता नहीं क्या यार, पता नहीं क्या पड़ोसी हमारा कर देगा, पड़ोसी हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। यानी मिसट्रस्ट, ये झगड़े का बहुत बड़ा कारण होता है। बच्चों, अगर आप आपका ही कोई दोस्त है
आपका कोई दोस्त है और किसी दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है और वो आपके साथ उसका संबंध ठीक नहीं है, आप सोचोगे ओ मेरा दोस्त भी लगता है विपक्षी के साथ मिल गया। देखो, जो अविश्वास सास बहू के बीच झगड़ा क्यों होता है? बच्चों अविश्वास ही तो होता है, मिसट्रस्ट। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में झगड़ा के जड़ कारण क्या है? मिसट्रस्ट। झगड़ा कारण क्या है? ट्रस्ट डिफिसिट। मिसट्रस्ट कहो, ट्रस्ट डिफिसिट कहो। अरे पानी जमीन झगड़े के कारण है बच्चों। आप जरा सोच के देखो, पाकिस्तान के साथ कोई भी झगड़ा हल नहीं हो पाया और भूटान के साथ कोई झगड़ा है ही नहीं है। ये जमीन का मामला होता बच्चों, पानी का मामला होता। श्रीलंका, बांग्लादेश, सबके साथ हमने पानी का डिस्प्यूट हल कर लिया। चीन के साथ नहीं हो रहा है, पाकिस्तान के साथ नहीं। कारण ये है, चाइना सोचता है आधिपत्य, तो पाकिस्तान मिसट्रस्ट है। पाकिस्तान सोच रहा है यार इंडिया उसका हमारा विनाश तो नहीं कर देगा। और बच्चों बात कितनी, फिर वही झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या है? यहाँ भी सीमा रेखा खींची नहीं जा पाई है। तो इस सर्किल में कभी आप जाओगे तो एक अजीब सा कंडीशन देखोगे। सियाचिन तो एकदम से एक्सट्रीम कंडीशन है, और सर्किल में क्या होगा? सर्किल में जाके देखो तो आपको पता नहीं चलेगा यार जमीन है, ये समुंदर है, ये पानी है, ये मार्शी लैंड है, दलदल है। ऐसी जगह पे आना जाना मुश्किल है। ना नाव चल पाएगी, पानी नहीं है, वाहन नहीं चल पाएगा, दलदल है। और कई बार तो ये भी तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर में है क्या, आखिर में है क्या। अब जरा सोच के देख लो। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, झगड़ा केवल इतना है कि इस तरीक में भाई पाकिस्तान क्या कहता है कि ये ग्रीन लाइन हमारा है। तरीक में सीमा रेखा खींची नहीं गई है, क्योंकि जो सीमा रेखा खींच के जाएगा वही सीमा के अंदर चला जाएगा। अरे दलदली जमीन पे आप सीमा रेखा कैसे, कौन से पिलर लगाओगे? सीमा रेखा खींचने के लिए पहले मैप में सीमा तय होती है, पहले हम मैप में डिलीनेट करते हैं, फिर ग्राउंड पे पिलर लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, भाई कैसे जाओगे सीमा रेखा खींचने? और पाकिस्तान कहता है भाई ये ग्रीन लाइन बना दो, और इंडिया कहता है ना भाई ये बीचों बीच ये मिड लाइन बना दो, ग्रीन नहीं बनेगी। इसी बात पे झगड़ा है दोस्तों, इसी बात पे झगड़ा चलता रहता है। आपको सर इतनी सी बात है, इसलिए मैंने फिर बता दिया। इतनी सी बात नहीं है, जियो पॉलिटिक्स है। इतनी सी बात नहीं है, पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी है। इसलिए हर झगड़े का कारण आपको मैंने बेसिक बात याद दिला दिया। मूल झगड़े का कारण क्या है बच्चों? ये मूल झगड़े का कारण क्या है? ये मूल झगड़े का कारण ये है, बाकी सब बहाने हैं। बाकी बच्चों कल देख लेंगे, कल देखेंगे आखिर में झगड़ा अगर है तो कैसे समाधान किया जाए, क्या ऑप्शन लिया जाए, ये झगड़ा कब तक चलता रहेगा, तो पाकिस्तान के साथ हम डील कैसे करें। बाकी बच्चों कल। ओके, थैंक यू बच्चों।